नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अगले 2 दिन तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी। बद्रीनाथ हाईवे समेत 337 सड़कें हुई बंद। केदारनाथ धाम में अब ग्लास हाउस में होगी मंदिर के चढ़ावे की गिनती। सीसीटीवी कैमरों से रखी जाएगी नजर। समान नागरिक संहिता पर जल्द हो सकता है निर्णय। दिल्ली भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने दिए संकेत। केदारनाथ मंदिर में चढ़ावे की गिनती अब शीशे में बने कैमरे में होगी। ग्लास हाउस के अंदर गिनती प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। सोमवार को बाबा केदार की पूजा अर्चना कर ग्लास हाउस का उद्घाटन किया गया है। केदारनाथ धाम में दान राशि में पारदर्शिता लाने के लिए बद्री केदार मंदिर समिति ने चढ़ाए गए नकदी, सोना, चांदी की गिनती के लिए अलग से ग्लास हाउस बनाया है, जिसमें दान राशि की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ की जा सकेगी। बीकेटीसी के कार्याधिकारी रमेश चंद्र तिवारी और केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी ने पूजा अर्चना में शामिल होकर ग्लास हाउस का उद्घाटन किया, जिसके बाद नए ग्लास हाउस में दान की गिनती शुरू की गई। केदारनाथ की इस बार की यात्रा में बद्री केदार मंदिर समिति को अब तक 18 करोड़ से अधिक की आय हो चुकी है। इस राशि में प्रोटोकॉलधारी शिव भक्तों से 45 लाख की आमदनी भी शामिल है। बीकेटीसी के अनुसार कपाट खोलने के बाद से अभी तक 15,000 से अधिक प्रोटोकॉलधारी अतिथि श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं। अब खबर रुड़की से है, जहां रुड़की कोटवाल आलमपुर गांव में स्थित मशरूम फैक्ट्री में लोहे की रैक टूटकर गिरने से 6 महिलाएं दब गई। आनन फानन में इन महिलाओं को बाहर निकाला गया, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 2 महिलाओं को मृत घोषित कर दिया गया है, वहीं 4 महिलाएं घायल हैं। हादसे के समय फैक्ट्री में 28 महिलाएं काम कर रही थी। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव साथ, क्षेत्राधिकारी बहादुर सिंह चौहान, तहसीलदार सालिनी आर्य, क्षेत्रीय विधायक वीरेंद्र जाति, ग्राम प्रधान शुभम, चेयरमैन राजू बबलू और कंपनी मालिक अमित कुमार के बीच समझौता हुआ, जिसमें मृतक महिलाओं के परिजनों को 6-6 लाख रुपए के चेक दिए गए और घायलों के उपचार कराने की जिम्मेदारी ली गई। उसके बाद मृतक महिलाओं के शव को फैक्ट्री से उठाकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल रुड़की भिजवा दिया गया। अब खबर मसूरी से है, जहां मसूरी में मशहूर इतिहासकार गोपाल भारद्वाज और मसूरी वासियों ने प्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट के 148वें जन्मदिन से पूर्व जिम कॉर्बेट के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। गोपाल भारद्वाज ने बताया कि जिम कॉर्बेट का 148वां जन्म दिवस है और मसूरी से उनका काफी गहरा नाता है। जिम कॉर्बेट के पिता मसूरी में पोस्ट मास्टर के पद पर तैनात थे। 1875 में नैनीताल में जिम कॉर्बेट का जन्म हुआ। जिम कॉर्बेट अपनी जवानी के समय अक्सर मसूरी आया करते थे, क्योंकि उनके काफी परिजन मसूरी में रहते थे और यहाँ पर भी वो शिकार करना पसंद करते थे। कॉर्बेट द्वारा मसूरी में एक शेरनी रखी हुई, जिससे वो बहुत प्यार करते थे। जिम कॉर्बेट कई आदमखोर बाघों और तेंदुओं को मारने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने भारत के वन्य जीवों के संरक्षण के लिए भी लोगों को जागरूक करने का काम किया। अपनी छठी पुस्तक ट्री ट्रॉप्स को समाप्त करने से कुछ दिनों बाद ही दिल का दौरा पड़ने से कॉर्बेट की मृत्यु हो गई। अब उनका लगभग 1875 में उनका जन्म हुआ था नैनीताल में, और आज जो उनका बर्थडे 148वां वर्षगांठ होगी। और आप जैसे पूछा आपने, मसूरी से उनका बहुत संबंध है, क्योंकि उनके जो पिताजी थे विलियम क्रिस्टोफर कॉर्बेट, वो उनका जन्म मेरठ में 1822 में हुआ था, और उसके बाद वो हॉर्स रेजिमेंट में असिस्टेंट एपोथेकेरी बनाया गया था उनको। जो हॉर्स के वो होता है, मेडिकल टर्म है ये, वो टर्म आजकल यूज़ नहीं होता। यहाँ मसूरी में जो हॉस्पिटल था उसमें ये ऑफिसर्स आया करते थे, असिस्टेंट आए थे, तो उसी में उनका तबादला यहाँ मसूरी में 1845 में हुआ था। और उनकी शादी एक पहली मसूरी में हुई, एक मेरठ में हुई थी, और दूसरी शादी उनकी यहाँ मसूरी में हुई है। एन मैरी थी, उससे उनकी शादी जो लाल टिब्बा में सेंट पॉल्स चर्च है उसमें उनकी शादी 1859 में पुनः हुई थी, दूसरी शादी थी उनकी। और वो यहाँ पे मसूरी में जो उस समय जनरल पोस्ट ऑफिस था, मसूरी और लैंडोर दोनों मिला के जो जनरल पोस्ट ऑफिस था, उसके पोस्ट मास्टर थे, और उनकी तनख्वाह उस समय 70 रुपये थी। और वो मसूरी में उनके पिताजी की बात कर रहा हूँ मैं, विलियम क्रिस्टोफर की। और 1875 में उनका 69 में उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हुआ नैनीताल, और उसके बाद वो नैनीताल के पोस्ट मास्टर भी बने। और वहीं पे ये जो जिम कॉर्बेट थे, उनका जन्म 1875 में 25 जुलाई 1875 को हुआ था। उत्तरकाशी जिले के मोरी ब्लॉक के आराकोट क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से स्थिति बहुत ही खराब। बिलावट निवासी प्रमोद रावत ने बताया कि सड़क मार्ग टूटे हैं, साथ ही सेब के बगीचों को भी खासा नुकसान हुआ है, लेकिन शासन प्रशासन द्वारा इस दूरस्थ क्षेत्र में कोई सुध नहीं ली जा रही है। आराकोट चीमा मोटर मार्ग लगभग पिछले 15 दिनों से बंद है। वहीं मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं कर रहा है। वहीं पेयजल लाइनें भी जगह जगह क्षतिग्रस्त है, साथ ही लाइट भी अक्सर नहीं रहती। कुल मिलाकर यहाँ स्थिति गंभीर है, लेकिन प्रशासन द्वारा सुध न लेने की वजह से लोगों में खासी नाराजगी भी है।
अब खबर रुद्रप्रयाग जिले के नगरासू गांव से है, जहां बीते सोमवार को बरसाती नाले ने भयंकर आफत ला दी, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल गांव के बीच से बहने वाले बरसाती नाले में बादल फटने के कारण नाले ने बाढ़ का रूप ले लिया, जिससे लोगों के घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हो गया है। इतना ही नहीं, गाँव के रास्ते भी जगह जगह क्षतिग्रस्त होने से लोगों को आवाजाही में भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल की लाइनें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और लोगों के सामने अब पानी के पीने की भी बड़ी समस्या देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि इस आफत से गांव के ऊपर से गुजरने वाली ग्रामीण सड़क का एक बड़ा हिस्सा भी ढह चुका है, जिससे वहां खड़ी गाड़ियों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, वहीं जल्द कोई कार्रवाई करने की मांग की है। खबर टिहरी जिले से है, जहां घनसाली विधानसभा के अंतर्गत बालगंगा तहसील के मांदरा बासर गांव में गदेरा उफान पर बह रहा है। ग्रामीण और स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर उफनते गदेरे को पार करने के लिए मजबूर हैं। वहीं थोड़ी सी भी लापरवाही होने पर लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। यहाँ के ग्रामीणों द्वारा पुल की मांग लंबे समय से हो रही है, लेकिन कई बार स्थानीय जनप्रतिनिधि उसको लेकर अफसर और मंत्री इस नाले के ऊपर पुल बनाने को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों विधायकों ने हर बार ग्रामीणों की मांग को अनसुना कर दिया है और ग्रामीणों को उनके हाल पर छोड़ दिया है, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। ग्रामीणों ने अब जिले के नवनियुक्त अधिकारी से मांग की है कि वो गांव की समस्या को देखते हुए यहां पर पुल बनाने की कार्रवाई करें। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जहां-जहां बच्चों को गदेरे पार करके स्कूल जाना पड़ता है, वहां पर एसडीएम को अपने स्तर पर छुट्टी करने के आदेश दिए गए और जल्द ही इसमें एस्टीमेट आने के बाद तुरंत पुलिया का काम करने के लिए धनराशि दी जाएगी, जिससे पुल का काम तत्काल शुरू हो जाए। जहाँ बच्चों को ऐसे कोई गदेरे या स्ट्रीम्स क्रॉस करके जाना पड़ता है, वहाँ पे हमने एसडीएम, बीडीओ, बीओ को ये अधिकृत किया है कि वो अपने लेवल पर वहाँ पे अगर छुट्टी डिक्लेयर करनी है तो छुट्टी डिक्लेयर कर लें और बच्चों को ऑनलाइन या अन्य माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करें, ताकि बच्चों को ऐसा कोई भी डेंजरस स्पॉट क्रॉस ना करना पड़े। दूसरा, ऐसी सभी जगहों का तत्काल सर्वे किया जा रहा है और जो भी धनराशि जिले से दी जा सकती है, तत्काल ऐसी पुलियों का निर्माण भी शुरू किया जाएगा। जहाँ की घटना है वहाँ पर ऑलरेडी एस्टीमेट हमारा शाम तक आ जाएगा और उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हाँ जी, हमारे बरसात के टाइम पे जो है, जो हमारी ग्राम पंचायत करणगांव से के पास राजकीय इंटर शहीद विनोद पाल सिंह राजकीय इंटर कॉलेज के पास में है, जो कि हमारे बच्चे जूनियर हाई स्कूल इंटर वाले जो है, छोटे छोटे बच्चे जो है वहाँ स्कूल जाते हैं। और बरसात के टाइम पे जो हमारा मांदरा और करणगांव का गदेरा जो है छतियारा में जाता है, वो ये गदेरा है जहाँ पर कि परसों छतियारा में घटना हुई, जो कि एक लड़की बह गई थी और उस लड़की को गांव वालों ने पकड़ दिया और उसके बाद उसका उपचार हो रहा है। वैसे भी यहाँ पर ये गदेरा जो है, 2-3 गदेरे यहाँ पर ऊपर से यहाँ पर 2 गदेरे इकट्ठे होते हैं, जो कि यहाँ पर बरसात में बहुत पानी है। और हमारे जनप्रतिनिधि जो चाहे गांव लेवल पे हो या न्याय पंचायत लेवल पे हो या विधायक हैं, सांसद हैं, कोई भी जो है इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि गांव में क्या समस्या है, क्या नहीं है। अब खबर रुड़की से है, जहां हिमांशु नाम का एक युवक रविवार को अपने घर से निकला था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। परिजनों के द्वारा युवक की तलाश की गई। के बाद देर शाम रुड़की के सोलानी पार्क के पास नहर किनारे युवक की ब्रेजा कार लावारिस हालत में खड़ी मिली। गाड़ी के आसपास काफी तलाश करने की कोशिश की गई, लेकिन युवक हिमांशु नहीं मिल पाया, जिसके बाद परिजनों के द्वारा देर रात तक युवक की तलाश की गई, लेकिन युवक का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। सोमवार युवक के परिजन और आसपास के लोगों ने पूर्व मेयर यशपाल राणा के साथ कोतवाली सिविल लाइन में पहुंचे और पुलिस को इस पूरे मामले की जानकारी दी। वहीं पुलिस के द्वारा युवक की कार को कोतवाली सिविल लाइन में लाकर खड़ा कर दिया है और युवक की कॉल डिटेल निकाली जा रही है, साथ ही युवक की तलाश भी की जा रही है। राणा है, मैं आदर्श नगर रुड़की का निवासी हूँ। जो लापता भाई है मेरा, उनके पिताजी मेरे मामा लगते हैं, तो वो मेरे मामा जी का लड़का है। वो कल शाम 3 बजे उसके 2 दोस्तों द्वारा आखिरी बार देखा गया है। 3 बजे के बाद से वो किसी अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं मिला जिसने 3 बजे के बाद उसको आंखों से देखा हो। लगभग कल शाम को 7:30 बजे के 7 से 7:30 बजे के बीच में मामा जी को एक फ़ोन आता है उन्हीं के दोस्तों के थ्रू कि उनकी गाड़ी सोनाली पार्क के एंड में सुनसान खड़ी हुई है। कोई उसके आसपास में कोई, ना तो उनका दोस्त ना खुद हिमांशु वहाँ पे मौजूद नहीं है। अभी तक उसकी कोई भी हमें सूचना नहीं मिली है। रात से ही हम पर्सनली भी उनको ढूंढ रहे हैं, थाने भी अपना कार्यवाही कर रहे हैं, उनके दोस्तों से पूछताछ की जा रही है और जो भी प्रक्रिया है कॉल नंबर्स रिकॉर्डिंग की वो चालू है, पर अभी तक हमें कोई सूचना बच्चे की नहीं मिली है। अभी तो बस ये है कि कार्यवाही चल रही है, हमारे भी बयान लिए जा रहे हैं, घर के भी बयान लिए जा रहे हैं, उनके दोस्तों के भी बयान लिए जा रहे हैं और भी ढूंढे जा रहे हैं सूत्र की जहाँ से मिल सके। इसलिए इकट्ठा हुई, एक बेटा कल से लापता है और रहने वाले रामनगर रुड़की 1265 मकान नंबर, बहन जेल। क्या है, कैसे मामला है, कौन कहाँ करे?
उसका परिणाम? कल 3 बजे लड़का गाड़ी लेके गया, हमें 7 बजे सूचना मिली, गाड़ी वहाँ सुनसान खड़ी हुई है सोनाली पार्क के आगे नहर के किनारे। वहाँ हम गए, वहाँ से हमने पुलिस को फोन करा और पुलिस गाड़ी ले आई। यहाँ आए, जो उसके यार दोस्त थे वो पुलिस को पूछताछ कर रही। बाइक से था कैसे कैसे? वो ब्रेजा कार वहाँ मिली आपको? वहाँ मिली। क्या किसी के साथ में कोई बातचीत हुई हो या किसी ने फोन करके बुलाया? नहीं, वो तो भी मैं कल था नहीं ना, मैं तो शाम को पहुंचा रुड़की और पुलिस पता कर रही किस नंबर से फोन पर बात हुई, कैसे हो रहे नंबर पे। किसी को शक आपको? ना भी किसी पर शक नहीं कर सकता। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर क्षेत्र में बाढ़ की आपदा से अब विभिन्न बीमारियां क्षेत्रवासियों को परेशान कर रही हैं और आपदा के बाद लोगों की पटरी पर लौटती जिंदगी बाढ़ के कारण उत्पन्न बीमारी को भी झेल रही है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा 16 जुलाई से करीब 1.5 दर्जन स्वास्थ्य दल गठित करते हुए कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें CHO और एनएम और आशाओं द्वारा प्रशिक्षण के जरिए उपचार दिया जा रहा है। साथ ही साथ जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर लोगों को बीमारियों से बचाव और उपाय बताए जा रहे हैं। 16 तारीख से हमारे दोस्त स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो कैंप लगाए जा रहे हैं, उसके अंतर्गत हमने 16 से 18 टीमों का बनाई है। उसमें CHO, एएनएम और आशाओं द्वारा बताया जा रहा है कि कैसे उपचार कर रहे हैं, वो औषधि वितरण कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि जिस बाढ़ के बाद जो भी बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू या टाइफाइड जैसे या स्किन में रैशेज आ जाते हैं, उसके अंतर्गत आपको क्या क्या करना है और कुछ ज़्यादा दिक्कत हो तो ला सकते हैं। अभी तक जो हमने 16 तारीख से कैंप लगाया उसके अंतर्गत बुखार और रैशेज वाले केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और थोड़े दस्त वाले आ रहे हैं, उसके अंतर्गत हम अपनी उसी के वितरण में औषधि वितरण कर रहे हैं। अब खबर उत्तरकाशी से है, जहां सोमवार को जिला पंचायत अध्यक्ष दीपक बिजलान द्वारा पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड प्रीतम चौहान के साथ जनपद उत्तरकाशी के पुरोला विकास खंड में पुरोला बाजार, ग्राम सभा, छाड़ा, रतेड़ी, कुफारा आदि आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया गया और स्थानीय लोगों से मुलाकात कर अतिवृष्टि हुई हानि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए आपदा राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया गया। अब खबर हरिद्वार जिले के खानपुर विधानसभा से है, जहां खानपुर विधायक के नेतृत्व में सोमवार को दल्लावाला से लेकर वाया खानपुर होकर लक्सर तहसील तक हजारों ट्रैक्टरों के जरिए एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान खानपुर विधायक उमेश कुमार द्वारा खुद ट्रैक्टर चलाकर इस रैली का नेतृत्व किया गया। विधायक ने कहा कि पिछले दिनों लक्सर में बाढ़ से पूरा क्षेत्र बर्बाद हो चुका है। उन्होंने सरकार पर दोहरे रवैये का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार द्वारा ताजा आकलन के मुताबिक कुछ किसान आंशिक तो कुछ पूर्णतः प्रभावित बताए गए हैं। खानपुर विधायक द्वारा सरकार से तहसील क्षेत्र में 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजे सहित पूर्ण बिजली बिल की माफी और किसान क्रेडिट कार्ड का ऋण माफ करने की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि कई मंत्री अपने चहेतों के साथ वर्तमान में बाढ़ग्रस्त लक्सर क्षेत्र में हवाई दौरा कर रहे हैं और AC युक्त गाड़ियों के काफिले के साथ सिर्फ अपने लोगों के इशारे पर काम कर रहे हैं। खानपुर विधायक ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए वो तैयार है। गत दिनों जो बाढ़ आई थी, जिससे लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाले सभी गाँव बाढ़ग्रस्त हैं, सरकार एक दोहरा रवैया अपना रही थी कि कुछ गांव आंशिक पीड़ित हैं और कुछ गांव पूर्णतः बाढ़ग्रस्त हैं। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसका किसान बाढ़ग्रस्त नहीं है। किसी की 80% खेती खत्म हुई होगी, किसी की 100%। इससे कम खेती किसी की भी नहीं खत्म हुई है। इससे कम खेती किसी की भी खत्म नहीं हुई है। तो सरकार ये हमारे साथ नाटक बंद करे। लक्सर तहसील के अंतर्गत आने वाला हर गांव पीड़ित है। हमें 11,000 रुपए प्रति बीघा मुआवजा चाहिए। बिजली के बिल हमारे पूर्णतः माफ किए जाएं और जो क्रेडिट कार्ड पर किसानों को ऋण दिया गया है वो भी पूर्णतः माफ किया जाए। मंत्री आते हैं यहाँ, मंत्री आते हैं अपने चेले चपाटों के साथ, अपने चंद गुर्गों के साथ हवाई दौरा करते हैं 40-40 गाड़ियों में। किसान से बात तक नहीं करते। किसान से बात करो, किसान से पूछो हुआ क्या है। अब खबर टिहरी से है, जहां नई टिहरी के कोटी कॉलोनी टिहरी बांध की झील से मात्र 800 मीटर की दूरी पर बना बॉटनिकल गार्डन आज बदहाल स्थिति में है। टिहरी डैम वन प्रभाग इसकी देखरेख करता है और इसकी देखरेख के लिए THDC इसको धन मुहैया कराता है, लेकिन विगत कई सालों से बजट न मिलने से इसकी दिनों दिन हालत खराब हो रही है। इस पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में लाया गया था, जिस पर संबंधित वन अधिकारी को एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए। आपको बता दें कि टिहरी बांध का निर्माण जब शुरू हुआ था उसी समय ये बॉटनिकल गार्डन अस्तित्व में आया था, क्योंकि टिहरी बांध की झील के जलाशय में कई प्रजाति के पेड़ डूब गए थे। उन पेड़ों की प्रजाति को जीवित रखने के लिए, उनका पोषण करने के लिए THDC ने इसका जिम्मा टिहरी डैम वन प्रभाग को सौंपा था, लेकिन बजट न मिलने के कारण ये बदहाल स्थिति में पहुंच गया है। संज्ञान में लाया गया था, उसमें जो संबंधित वन अधिकारी हैं उनको ये बताया गया है, वो एक प्रपोजल बना रहे हैं उसमें, और उसमें शीघ्र ही अच्छा कार्य किया जाएगा।
अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में विश्व हिंदू परिषद अध्यक्ष बालम मेहरा और हिंदू संगठनों ने एसओ सोमेश्वर विजय नेगी को ज्ञापन दिया। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बाहरी व्यक्तियों का निरंतर प्रवेश और क्षेत्र में रहकर व्यवसाय और मजदूरी करना तो कुछ हद तक सही है, लेकिन उनके द्वारा हमारे बीच में रहकर हमारे साथ छल, हमारी बहन बेटियों को बहला फुसलाकर झूठे सपने दिखाकर माइंड वॉश करके उनको गलत कार्यों में शामिल करना और भगा ले जाना क्षेत्रवासियों के लिए बेहद ही चिंताजनक और शर्मनाक बताया जा रहा है। सोमेश्वर क्षेत्र और आसपास के लोगों में गैर हिंदुओं की बढ़ती आबादी और उनके क्रियाकलापों पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। एसओ सोमेश्वर विजय नेगी ने हिंदू संगठनों को बाहरी व्यक्तियों पर और नकेल कसने के आश्वासन दिए हैं। उस बैठक में सोमेश्वर क्षेत्र में एक निर्णय लिया गया कि जो यहाँ बाहरी व्यक्ति हैं और उनका जो सत्यापन है पूर्ण रूप से किया जाए और जिससे बाहरी व्यक्ति से हमारे जो क्षेत्र में जो गतिविधियां हो रही हैं, जो गलत कार्य हो रही है, अनैतिक कार्य हो रहे हैं, उन कार्यों पर अंकुश लगाया जाए। हमारी शासन प्रशासन से यही मांग है कि जो बाहरी व्यक्ति हैं उनका पूर्ण सत्यापित किया जाए कि क्षेत्र से आए हैं, उनका पूरा रिपोर्ट देखा जाए और जिससे हमारी जो यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको खतरा ना हो और जो बाहरी व्यक्ति हैं इनका कोई सत्यापन न होने से हमारे इससे आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा है। और जो यहाँ पर महिलाओं को कुछ बीच में घटनाएं हुई थी, प्रशासन ने भी उसमें कार्य अच्छा किया, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ये सख्त जो क्षेत्र में जो गलत कार्य हो रहे हैं उन पर अधिक अंकुश लगाया जाए और क्षेत्रीय जनता और विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म के लोग हम सनातनी धर्म के लोग हैं, हम किसी भी धर्म का अपमान नहीं करते हैं, इसलिए जो धर्म के लोग हमारे हिंदू धर्म का अपमान करेगा और हिंदू धर्म कभी सहेगा नहीं। सरकार की डोईवाला क्षेत्र में नया शहर बनाने की घोषणा का अब डोईवाला में भारी विरोध होने लगा है। किसानों और स्थानीय लोगों की लगातार हो रही पंचायतों को अब भाजपा और कांग्रेस का समर्थन भी मिलने से आंदोलन तेज हो गया है। अब डोईवाला की माजरी में विशाल महापंचायत हुई, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज विधायक प्रीतम सिंह और विक्रम सिंह नेगी के साथ पूर्व विधायक हीरा सिंह बिष्ट के साथ तमाम लोगों ने शिरकत की और नए शहर बनाने की कोशिशों के विरोध में हो रही पंचायत को समर्थन देते हुए कहा कि कांग्रेस के विधायक उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र में सरकार के सामने डोईवाला के लोगों की आवाज बनेंगे और सरकार से इस मामले में जवाब मांगेंगे कि आखिर भारत सरकार लोगों को उजाड़ कर किन लोगों के लिए नया शहर बनाने जा रही है, क्योंकि जब प्रभावित होने की आशंका से डोईवाला क्षेत्र के लोग इस योजना का विरोध कर रहे हैं तो भारत सरकार को ये योजना कहीं और विकसित करनी चाहिए। सरकारें जनता के लिए बनती है। जो लोग वर्षों से यहाँ बसे हुए हैं और खेती बाड़ी कर रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उत्तराखंड में बहुत से छोटा क्षेत्र खेती बाड़ी लायक है उसको उजाड़ने का काम न करें और जनता के जन भावना के खिलाफ खिलवाड़ न करें, क्योंकि लोगों ने इस सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ देश में भी और प्रदेश में भी बिठाने का काम किया। के अंदर एक नया शहर बसाने के लिए सरकार द्वारा डोईवाला विधानसभा की उस भूमि को चयनित किया गया बहुत उपजाऊ और उसके चयन से जो है लोगों में आक्रोश लगातार इसका विरोध कर रहे हैं और हम सरकार से भी कहना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग इस बात को कह रहे हैं कि इस तरीके की कोई कार्रवाई जो है सरकार द्वारा नहीं की जा रही। अगर नहीं की जा रही है तो बयान दें, कहें इस बात को कि डोईवाला के अंदर कोई नया शहर नहीं बसाया जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष जो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित एनीमिया मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम के तहत अब निजी शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्र छात्राओं को साप्ताहिक स्तर पर आयरन फॉलिक एसिड यानी कि IFA अनुपूरक औषधि का वितरण किया गया है। लक्सर में भी मोंटफोर्ड चिल्ड्रन एकेडमी में चयनित कर छात्रों को प्रशिक्षण के जरिए प्रत्येक सोमवार को औषधि की सेवन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड के हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिलों में पहली सूची में चयनित करते हुए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे शुरू किया गया है। मैं पहले तो सबसे पहले धन्यवाद करूंगा माननीय मोदी जी का। केंद्र सरकार ने, माननीय मोदी जी ने हमारे प्राइवेट संस्थाओं के बारे में सोचा, क्योंकि मैं समझता हूं कि भारी भरकम बच्चे जो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ते हैं, पहले ये योजना जो थी ये सरकारी विद्यालयों में ये चलती थी योजना है, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल की तरफ इन लोगों ने मुंह करने का कार्य किया। इसके लिए बधाई के पात्र है केंद्र सरकार माननीय मोदी। और सौभाग्य की बात हमारे क्षेत्र के लिए कि आज पहली शुभारंभ इन लोगों ने हमारे विद्यालय से किया है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारे बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। अब विषय क्या है कि अपना फोलिक एसिड
एम्पोलाइन जो है ये उसके मध्य कार्य किएगा। बच्चों को वीकनेस बच्चों के अंदर ना रहे, बच्चों को स्ट्रॉन्ग बने बच्चे हमारे। आजकल ये जो युवा व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था में क्या होता है कि बच्चे वीकनेस के चलते चक्कर आ जाते हैं बच्चों को। अक्सर देखते हैं प्रेयर के टाइम पे बच्चे नीचे गिर जाते हैं कभी। तो वो उस वीकनेस को दूर करने के लिए हर मंडे को इन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया है कि हर मंडे को ये गोली खिलाई जाएगी। 2 तरह की गोलियां हैं, तो उन दोनों का बच्चे सेवन करें। हम भी पूरा प्रयास करेंगे इस चीज़ को कराने में, ताकि हर बच्चे तक वो गोली पहुंच पाए और हर बच्चे तक उस सुविधा का लाभ उठा पाए। हमारा जो अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम है, जिसमें जो है सभी सरकारी स्कूल के कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को आयरन फोलिक एसिड प्रत्येक सप्ताह में सोमवार को दिया जाता है। पर भारत सरकार ने पहल की है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हमारा हरिद्वार जिला और उधम सिंह नगर में जितने भी जो है प्राइवेट स्कूल हैं, उनके भी कक्षा 1 से 12 तक के बच्चों को ये दवाई खिलाई जाए। तो हमने जो है अपने लक्सर ब्लॉक से मोंटफोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी विद्यालय का चयन किया है और इसमें आज शुभारंभ किया है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां अल्मोड़ा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि अल्मोड़ा पुलिस ने स्मैक की सबसे बड़ी खेप पकड़ी है। पुलिस ने 162.5 ग्राम स्मैक के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बरामद स्मैक की कीमत 16 लाख से अधिक आंकी गई है। एसएसपी अल्मोड़ा ने बताया कि चेकिंग के दौरान बेजतिराह अल्मोड़ा के पास पुलिस ने अभियुक्त मकसूद अली के कब्जे से 135 ग्राम और अभियुक्त महबूब अली के कब्जे से 27.5 ग्राम स्मैक और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद किया है। पुलिस ने स्मैक तस्करी में इस्तेमाल मोटरसाइकिल को भी सीज कर लिया है। स्मैक मीरगंज बरेली से खरीदकर पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। आपको बता देंगे आपके लोकप्रिय चैनल पहाड़ टीवी भी लगातार इस पर आपको खबर दिखा रहा है। आपको बता दें कि बरेली से लगातार पहाड़ों में स्मैक तस्करी हो रही है। वहीं देहरादून और हल्द्वानी के इंस्टीट्यूटों में पढ़ने वाले युवा इन तस्करों के ग्राहक हैं। आपको बता दें कि युवाओं को स्मैक तेजी से अपने चपेट में ले रहा है, जिससे युवा पीढ़ी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। अल्मोड़ा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी स्मैक की है और बेस तिराहा में चेकिंग के दौरान इन टीमों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है जो मीरपुर से स्मैक लेके आ रहे थे और उनके पास से वो मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उनके पास से एक जो अभियुक्त है मकसूद अली, उसके पास से 135 ग्राम और दूसरा अभियुक्त है महबूब अली, उसके पास से 27.5 ग्राम, कुल 162.5 ग्राम, 162.5 ग्राम और एक इलेक्ट्रॉनिक तराजू जो नापने के काम में आता है, वो हमने उनके पास से बरामद किया है। इन लोगों को हमने गिरफ्तार करके हमने पूछताछ की तो पता चला कि ये अल्मोड़ा में स्मैक बेचने के लिए आ रहे थे और उनका हम क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकालेंगे। इसके बाद हम और भी जो कड़ी है कि किसको बेचने जा रहे थे और क्या उनका मंशा थी कि यहाँ पे कैसे वो अपना नेटवर्क फैलाना चाह रहे थे, तो हम और पूछताछ करेंगे। और जो इसकी टीम है ANTF की टीम और SOG की टीम और कोतवाली अल्मोड़ा की पुलिस, उनको 5,000 नगद इनाम से पुरस्कृत करने का सोचा है। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। तब तक के लिए नमस्कार।